नमस्कार। बजट 2016-17 प्रदेश की सबसे बड़ी कवरेज लेकर के एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं सबका बजट और आज चर्चा का विषय है एजुकेशन सेक्टर। क्योंकि कितनी भी बड़ी फ्लैगशिप योजनाएं हों, तमाम योजनाओं को अगर आपको सफल बनाना है तो जिसके केंद्र में है एजुकेशन यानी शिक्षा, उस पर फोकस करना जरूरी होगा। और इसीलिए उम्मीद बनती है बजट में कि एजुकेशन सेक्टर को लेकर के, शिक्षा क्षेत्र को लेकर के कुछ बड़े कदमों का ऐलान हो सकता है। और जिस फोकस की जरूरत है वो फोकस हमें इस बजट में जरूर दिखाई देगा। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर गौरव भल्ला, जो कि खुद एक तरह से हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशनिस्ट के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आइए देखते हैं उससे पहले कि आज क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी बजट आईक्यू सवाल आपके लिए, जिसका जवाब इस कार्यक्रम के अंत में देते हैं। तो आज आपके लिए सवाल, किस साल का बजट ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? जवाब अगर आपके पास है इंतजार कीजिए, नहीं है थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। बजट इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको जरूर इसका भी आंसर बताएंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कि शिक्षा यानी बजट को लेकर के क्या बड़ी तस्वीर है अभी फिलहाल। अगर बात की जाए शिक्षा की, तो 2004 में ये अभियान की शुरुआत हुई, एक तरह से पढ़े भारत और बढ़े भारत। 2015 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत हुई है। बड़ी बातें, जो बड़ा फोकस अभी तक दिखा है सरकार का, क्योंकि यहीं से हमें चर्चा को आगे लेके जाना है। और मॉडल प्रयोगशालाएं बनाने पर जोर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर क्षेत्र में जरूरी है वो एजुकेशन के लिए भी बेहतर बनाना जरूरी होगा। मिड डे मील काफ़ी पुरानी योजना है, 9,236 करोड़ रुपए 2015-16 में मिले। सूखा प्रभावित इलाकों के लिए 466 करोड़ रुपए अतिरिक्त। करीब करीब 10 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है मिड डे मील योजना का। और देखना होगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा में जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है 6 से 14 साल के बच्चों को, उसमें क्या किया जा सकता है। और उच्च शिक्षा जिसमें छात्रों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, तो उसमें क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, वो भी एक बड़ा सवाल। और विश्वविद्यालयों की स्थिति, कॉलेजेस की स्थिति को बेहतर करने के लिए, उसमें क्वालिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए ये बजट क्या कर सकता है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर रागी आप ही से। क्या कुछ बड़े चैलेंजेस हैं अगर ओवरऑल इकोनॉमिक सेक्टर की बात की जाए जहां पर एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है, और बजट क्या कुछ कर सकता है? देखिए, शिक्षा को लेकर के जो हायर एजुकेशन पर मैं शुरू कर रहा हूँ, ये बार बार कहा जा रहा है कि कहा जाता रहा है, जितनी रिपोर्ट्स आई हैं अब तक, कि भाई शिक्षा पर जो जीडीपी है उसका 6% होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। जो हम एक नॉलेज सोसाइटी की आज के दिन में बात कर रहे हैं, नॉलेज वर्कर की बात कर रहे हैं, नॉलेज इकोनॉमी बात करना है, तो ऐसे अभी जैसे कहा ना, पढ़े भारत बढ़े भारत, वो यदि आप पूरे विश्व का परिदृश्य देखेंगे तो जितने भी बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वह 70% से 94% के बीच में है। लेकिन भारत के अंदर यदि आप ग्रॉस एनरोलमेंट देखिए तो जब यूपीए की सरकार थी, 2012 का डेटा मुझे ध्यान में है, उस समय 12%, 12.4 पॉइंट था। लेकिन जब यूपीए की सरकार खत्म होती है, तब तक पता नहीं ये कौन सा कहाँ से डेटा आया कि वो 33% के आसपास वो पहुंच गया। दिस वाज ए क्वांटम जंप। दूसरा एस्पेक्ट हम देते हैं, अमेरिका जैसा जो 300 मिलियन का पॉपुलेशन है, वहाँ पर 78,000 के आसपास पीएचडी साल में होता है। भारत जैसा यदि हम देश देखें तो जहाँ 1500 मिलियन पॉपुलेशन का देश है, वहाँ हम 12,000 पीएचडी हम प्रोड्यूस करते हैं। 12,000 जो पीएचडी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो है मुश्किल से हम 6,000 के आसपास पीएचडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल जब हम परिदृश्य देखते हैं शिक्षा जगत का, हायर एजुकेशन का, तो हमें ऐसा लगता है कि जो रिसर्च कंपोनेंट है हमारा और उसका जो क्वालिटी है, 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो एक्सेस, शिक्षा सबों के लिए मिले। दूसरी बात जो है वह इक्विटी, सबों के लिए हो और वो क्वालिटी वाला एजुकेशन मिले। और साथ में क्वालिटी, यानी कि जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं उनके यदि हम परिदृश्य देखें कि
विश्व के विश्वविद्यालयों में हम अपनी गिनती करते हैं तो हम कहीं नहीं। उनकी रैंकिंग व्यवस्था पर हमें एतराज हो सकता है, बट हम विश्व के विश्वविद्यालयों से हम तुलना करते हैं तो हम डॉक्टर भल्ला बुरी स्थिति में आते हैं। सर, आपसे गुजारिश करूंगा ये कार्यक्रम में बहुत फोकस्ड रहना होगा और बहुत ही शार्प एक तरह से अपने विचार जो है रखने होंगे, वक्त हमारे पास कम है। और डॉक्टर भल्ला, इन्होंने बल्लभ जी जो इन्होंने कहा कि जो हमको सबको एक्सेसिबल बनाना है शिक्षा को और इसको अफोर्डेबल भी बनाना है, बजट की बड़ा चैलेंज है, क्या करना होगा? देखिए, शिक्षा में आज इश्यू ये है कि हमें शिक्षा को ओवरऑल सारे जितने भी हमारी दूसरी योजनाएं उससे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। आज हम बात करते हैं मान लो मेक इन इंडिया की, या बात करते हैं हम स्किल इंडिया की, या स्टार्टअप इंडिया की, या डिजिटल इंडिया की। ये सब जब भी संभव है जब हम उस डायरेक्शन में हमारी शिक्षा को मोड़ दें, और वो शिक्षा प्रारंभिक एज वेल एज उच्चतर शिक्षा में होगी। तो अगर हम उस डायरेक्शन में नहीं मूव करें तो ये जो योजनाएं हैं इतनी इसके जो परिणाम का इंटीग्रेशन, ये पहली बात, पॉलिसी इंटीग्रेशन। दूसरा इश्यू ये है कि हमें इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात। कि आज हम पिछले 50 साल में मैं साइंस का नहीं बोल सकता, पर मैनेजमेंट एजुकेशन में एक भी देश में इनोवेशन नहीं हुआ। ठीक है। तो जब तक हमारा इनोवेशन नहीं होगा तब तक हम कोई भी चीज के फाइनल जो बेनिफिट है वो देश में रिप आउट नहीं कर पाएंगे। हम फिर लेबर बेस्ड इकोनॉमी बन जाएंगे, और हम कुछ भी काम करेंगे जो टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइडर है वो मेजर उसके ऊपर आप निर्भर रहेंगे। तो हमें इनोवेशन पे बहुत फोकस रहना पड़ेगा। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं जी कि इस पुराने बजट में जैसे उच्चतर आविष्कार योजना पे 250 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ। उससे फायदा हुआ आईआईटीज और आईआईएम्स में, जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें आउटपुट बढ़ा। तो इस तरह के छोटे छोटे एलोकेशंस अब हमें बजट में ये भी अपेक्षा है कि ईयर मार्क्ड एलोकेशन हो स्पेसिफिक इश्यूज के लिए। मतलब आपने उच्चतर शिक्षा के लिए 40,000 करोड़ दे दिए, इसका महत्व नहीं है। अब हमको स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा कि इस इनोवेशन के लिए इतना, साइंस इनोवेशन के लिए। मुझे रोकना पड़ेगा आपको। चलते हैं बजट यात्रा पर और देखते हैं कि दिल्ली से हमारी क्या बड़ी खबरें लेकर के आए हमारे रिपोर्टर्स। देखते हैं ये खास स्टोरीज। शिक्षा राष्ट्र को नई ताकत और ऊर्जा के साथ ही प्रकाश प्रदान करती है ताकि देश की तरक्की को बढ़ावा मिले। प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधारने के लिए सरकार ने पिछले 1.5 सालों में कई कदम उठाए हैं। 2014 में पढ़े भारत बढ़े भारत अभियान की शुरुआत की गई ताकि बच्चों में भाषा विकास और उनमें गणित सीखने की ललक को और बढ़ाया जा सके। 2014-15 के बजट में इस अभियान के लिए 456 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वहीं 2015-16 में इसे बढ़ाकर 525 करोड़ रुपए कर दिया गया। विज्ञान की पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने के लिए 2015 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत देश में मॉडल प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। मिड डे मील योजना के लिए 2015-16 में 9,236 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके साथ ही सूखा प्रभावित इलाकों के लिए 466 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए। 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक मिड डे मील योजना का लाभ देश के 9 करोड़ 60 लाख बच्चों को मिल रहा है। सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों और मिड डे मील जैसी योजनाओं की वजह से भले ही 90% से अधिक बच्चे स्कूल जाने लगे हों, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अब भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। शिक्षा के अधिकार को भी विस्तार दिया गया है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 91% लोगों के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध है। सरकार के इतने प्रयास के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा में अभी बहुत सुधार की संभावनाएं हैं। उच्च शिक्षा पर नजर डालें तो उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 3 करोड़ 30 लाख से भी अधिक है। देश में 757 विश्वविद्यालय और 38,056 कॉलेज हैं। प्राथमिक शिक्षा की तरह ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता चिंता का विषय है। देश के उच्च शिक्षण संस्थान शिक्षकों के अभाव से जूझ रहे हैं। आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। उच्च शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार की योजना उच्चतर आविष्कार अभियान शुरू करने की है। सरकार इस अभियान पर हर साल 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हर राज्य में कम से कम एक केंद्रीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। 2015-16 के बजट में सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 26,855 करोड़ रुपए आवंटित किए, जबकि 2014-15 में ये बजट सिर्फ 23,700 करोड़ ही था। सरकार की कोशिश है कि शिक्षा के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि शिक्षा के लौ को और बढ़ाया जा सके। 23 साल के लंबे अंतराल के बाद सरकार इस साल देश में नई शिक्षा नीति लाने वाली है।
इस नीति में सरकार का जोर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भारत को दुनिया में नॉलेज सुपर पावर के तौर पर जाना जा सके। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। गाने की धुन पर थिरकते हुए ये है नवीन। मेडिकल स्तर पर इंटेलेक्चुअली चैलेंज नवीन सिर्फ अच्छे डांसर ही नहीं बल्कि वेट लिफ्टर भी हैं और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर जीतने वाले खिलाड़ी हैं। हरियाणा के झज्जर में सवेरा स्कूल नवीन और राहुल जैसे 80 बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। हमारे बच्चों ने स्टेट लेवल तक गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल प्राप्त किए और इसी उसमें स्पेशल ओलंपिक भारत हरियाणा की तरफ से बास्केटबॉल में हमारे स्कूल से राहुल बच्चे ने हरियाणा की टीम में खेलते हुए हरियाणा की टीम 3rd पोजीशन प्राप्त की। साल 2013 में जिला प्रशासन की पहल पर 2000 बच्चों के श्रमदान से तैयार सवेरा स्कूल उन बच्चों के लिए है जो सामान्य स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते। इस स्कूल ने दिव्यांग बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने की नई शुरुआत की है। अगर हम इसको और बढ़ाना चाहें और प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें और गाड़ियां लगाना चाहें तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और ज़िला प्रशासन भी ये पब्लिक डोनेशन से चला रहा है। अगर इसमें गवर्नमेंट का कुछ शेयर हो जाए तो ये बहुत अच्छी संस्था आगे चलेगी। सवेरा स्कूल में बच्चों को विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि जिस समाज में इनको सहानुभूति ही मिली है वहाँ अपने लिए नए मुकाम की तलाश कर सकें। इस स्कूल में बच्चों से किसी तरह की फीस नहीं ली जाती और इसका पूरा खर्च जिला बाल कल्याण परिषद उठाता है। अभी भी इस स्कूल को आवंटनों का इंतजार है और उम्मीद भी। झज्जर का ये स्कूल भी अभी जिला बाल कल्याण परिषद के सहयोग से और कुछ निजी कंपनियों के सहयोग से चल रहा है। इस स्कूल को भी इंतजार है कुछ सरकारी आवंटन का ताकि इसमें व्यवस्थाएं और अच्छे तरीके से की जा सके। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़, झज्जर। घाटी में शिक्षा को लेकर पिछले 1 साल में काफी कुछ नए कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा का स्तर उतना नहीं पहुंच पाया है जितना कि पहुंचना चाहिए। क्या कुछ आकांक्षाएं हैं यहाँ के छात्रों की, आइए उन्हीं से जानते हैं। टूरिज्म में जो है बैचलर्स डिग्री हासिल करके भी जो लड़के हैं उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कश्मीर के लिए जो है एजुकेशन में यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा बजट लेकर आएंगे। स्किल बेस्ड एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो कुछ प्रोविजंस रखे जाए इस बजट में कि यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर लाइफ स्किल्स अगर बनाया जाए। स्पेशली मेरे ख्याल से वी आर डूइंग ए प्रोग्राम इन एसपी कॉलेज जिसका ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स हैं, जिसका रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ का यूथ जो है उनको उसमें लगा के स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जा सकता है। कुछ प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर होना चाहिए, वो डेवलप होना चाहिए। और एज़ फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज़ कंसर्न, नो डाउट कि यहाँ पर जो है पूरा फ्रीडम है लड़कियों को पढ़ने का, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके लिए भी कुछ ऐसे जॉब्स अवेलेबल होनी चाहिए कि ताकि वो भी जो है फिर अपनी लाइफ जो है स्मूथली कंटिन्यू कर सके। गर्ल एजुकेशन के रिलेटेड स्कॉलरशिप शुड बी प्रोवाइडेड टू गर्ल्स हु आर फ्रॉम पुअर फैमिलीज, ताकि वो भी दे विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू परसीव एजुकेशन। एंड मैम सपोर्ट्स एजुकेशन के लिए देयर शुड बी इक्वल चांस टू गर्ल्स आल्सो कि उन्हें भी सपोर्ट्स में मतलब इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। यहाँ के छात्र चाहते हैं कि उन्हें भी शिक्षा का समान अवसर मिले और शिक्षा के बाद जो है स्किल डेवलपमेंट का भी इंतजाम होना चाहिए और नौकरी के भी पर्याप्त अवसर उनके सामने मौजूद होने चाहिए। इस तरह की व्यवस्था हो जिससे कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। कैमरामैन सोफी के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। तो बजट यात्रा के पहले चरण में हमने आपको ये 3 खूबसूरत कहानियां दिखाई जिसमें ओवरऑल शिक्षा पर जो फोकस है, बजट में जो उम्मीदें हैं उसको दिल्ली से दिखाया, फिर झज्जर में दिव्यांग छात्रों के लिए क्या कुछ किया जाए और फिर हम घाटी में गए और वहाँ से हमने वहाँ की जो उम्मीदें हैं कैसे रोजगार से जोड़ा जाए इस शिक्षा व्यवस्था को, वो हम उम्मीदें लेकर के आए हैं और आगे। लेकिन अगर बात करें प्राथमिक शिक्षा की तो क्या आपको लगता है कि जो बजट का आवंटन है या ओवरऑल जो बजट का आवंटन 70,000 करोड़ रुपए का पिछले साल देखा गया था, उसमें कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद आपको लगती है इस बार? देखिए
अब तो ये भारत सरकार के पास ये, चूँकि ये बड़ा गोपनीय विषय होता है, इसलिए ऐसी उम्मीद की जाती है कि बजट में जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिए जाने की आवश्यकता है। ये जो 9,500 समथिंग का जो मिड डे मील है, वो अच्छी बात है, इसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ साथ हम पेडागोजिकल इश्यूज इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता यदि वहाँ सुधारनी है तो मुझे लगता है कि उस चीज़ पर भी जोर दिया जाना चाहिए। साथ साथ हम यह भी कर सकते हैं कि जितने स्कूल्स हैं उनको हम हायर एजुकेशन ही नहीं, जो मिडिल और प्राइमरी सेक्टर है उसको भी हम जो है वो पोर्टल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के साथ हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन, डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ई लर्निंग के मटेरियल्स जो हैं उनको हम दे सकते हैं। हम उनको प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो रोट लर्निंग से हट करके वो इंगेज अपने आप को कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पेडागोजिकल चेंजेस भी लाने की आवश्यकता है, ताकि वो जैसे इनोवेशन तभी होगा जब वो हैंड्स ऑन लर्निंग करेंगे, जानेंगे, उसको समझेंगे। अदरवाइज अभी क्या होता है कि हम मगअप करते हैं और वोमेट आउट करते हैं। तो इस चीज से प्राइमरी एजुकेशन को थोड़ा सा निकालने की जरूरत है। डॉक्टर गौरव, जैसा कि रिपोर्ट में निशांत ने बोला कि 34 सालों के बाद आप एक नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, शायद उसमें नए टारगेट्स आएंगे, बिल्कुल, और आपको शायद अलग फंड की जरूरत होगी। ये प्रोफेसर आगे जो उठा रहे हैं बात की, आपको इनोवेशन भी लाना है, आपको टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना है। क्या वाकई हम तैयार हैं और क्या हम पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा में जाते हुए देख पा रहे हैं यहाँ से? मेरा ये मानना है कि इस नए एजुकेशन पॉलिसी में जो 3R से 4C की तरफ चलना है, जो हम शिक्षा का मतलब 3R मानते थे, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, अब शिक्षा वो ही नहीं रही है। अब शिक्षा में क्रिटिकल कोलैबोरेशन आ गया है। तो ये चीजें कैसे नए शुरुआत से लाई जाए, उस पे एक पहल होगी। दूसरा मैं एक बोलता हूं कि शिक्षकों की गुणवत्ता वो बहुत प्रमुख इश्यू है। स्पेशली स्कूल एजुकेशन में शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस बजट में मुझे लगता है और इस एजुकेशन पॉलिसी में सेपरेट एलोकेशन की जरूरत है। क्योंकि आज जो हमारे शिक्षक है वो जो नेशनल लेवल पे इश्यूज चल रहे हैं उससे एजुकेशन को लिंक नहीं कर पा रहे हैं। आज जैसे गणित है या साइंस है, तो साइंस को किस तरह जो अप्लाइड रिसर्च में कैसे बच्चे को मोड़ा जाए वो शिक्षक नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो खुद ही उस तरफ ट्रेंड नहीं है। चलिए ब्रेक लेना होगा, लेकिन सवाल ये भी है कि जब बहुत सारे निजी संस्थान 2,500-3,000 रुपए में शिक्षकों को रखेंगे तो वो क्वालिटी आएगी कैसे? और वो बीएड मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं और उनको इस तरह से हैरेस भी किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। कई स्टेट्स के ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जो जिन्हें 7,000 पे रखा गया है, 6,000 पे रखा गया है, उनको खुद भी स्पेलिंग नहीं मालूम है शब्दों का और वो गलत ब्लैक बोर्ड पर सिखा रहे हैं। नियमित रूप से समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि शिक्षक को पता नहीं कि देश के राष्ट्रपति कौन है। ऐसी कई रिपोर्टें हम आए दिन पढ़ते हैं। शायद स्टेट गवर्नमेंट्स का भी एक तरह से जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट का, और हायर एजुकेशन में भी स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल सही बात आपने। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बजट यात्रा के दूसरे चरण में जाएंगे और कुछ और भी सवाल है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए। बने रहिए और देखते रहिए ये खास कार्यक्रम सबका बजट। बजाज प्लैटिना की माइलेज कितनी है ये हम नहीं बताएंगे, ये जिन रास्तों पर चलती है वो रास्ते बताएंगे, ये मुश्किल चढ़ान बताएगी, ये बारिश की सड़कें बताएंगी, ये पतली गलियां बताएंगी, ये पेट्रोल की आखिरी बूंद को निचोड़ने वाली DTSI टेक्नोलॉजी बताएगी, जो हर रास्ते पर दे सबसे ज्यादा माइलेज। सिर्फ वही है दुनिया का असली माइलेज चैंपियन। अरे भैया कितनी सख्त जमीन है, जुताई करें तो कैसे करें? भैया कितने ट्रैक्टर आजमाए, सब बेकार। अब तो राजा को बुलाना ही होगा। राजा की ताकत और उसकी शान हर काम बनाए आसान। जब रास्ते कठिन होते हैं तो भरोसा इसी पर होता है। जब विकास की राह पर तेजी से चलना होता है, साथ यही देता है। जब सवाल जिंदगी की अहम बातों का होता है तो जवाब सिर्फ एक ही होता है। जब सब डाल दे हथियार तो राजा ही कर दे बेड़ा पार। कोई कुछ भी कह ले, राजा आखिर एक ही होता है। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी
हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। आइए अब आपको लिए चलते हैं दूसरी बजट यात्रा पर। बच्चों के लिए सबसे अच्छा उपहार है शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण बेहतर शिक्षा ही हमारे इन सपनों को साकार कर सकती है और मध्य प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में ये कर भी दिखाया है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2001 की तुलना में अब यहां साक्षरता दर 64 से बढ़कर करीब 72% हो गई है, जिसमें महिला साक्षरता दर में प्रदेश ने उल्लेखनीय तरक्की की है। हमारे प्रदेश के सुदूर अंचलों में या हर उस क्षेत्र तक जहां एक बच्चा है, हमारी कोशिश होती है कि हर एक बच्चा जो RT अधिनियम है उसके प्रावधानों के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। और इसी उद्देश्यों से राज्य सरकार ने बहुत सारे हॉस्टल्स की व्यवस्था की है। केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष के आम बजट में शिक्षा के लिए करीब 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वहीं यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां 83,000 से ज्यादा शासकीय प्राथमिक विद्यालय और करीब 15,000 प्राइवेट प्राइमरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कृत संकल्पित होकर लगातार काम कर रहे हैं। स्कूल चले हम अभियान के तहत हर बच्चे का विद्यालय में दाखिला सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश में भव्य स्तर पर प्रवेशोत्सव आयोजित किया जाता है। आजकल तकनीक आने की वजह से हम लोग इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं जहां पर हम साथ ही उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको 3 डायमेंशनल पिक्चर्स, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को दिखाया जा सकता है, जिनसे उनकी क्लैरिटी और बढ़ती है। इन तमाम तरह की सुविधाओं और उपलब्धियों के बावजूद अब भी बहुत कुछ है जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में करना जरूरी है और आगामी आम बजट से इसे लेकर कई उम्मीदें भी हैं। इस क्षेत्र में अभी काफी कुछ किया जाना शेष है, पर शासन प्रशासन की ओर मुंह ताकते रहने से भी कुछ नहीं होगा। जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझकर शिक्षा की अलग जगाने में अपना योगदान देगा, तभी सही मायनों में अवेयर इंडिया और स्किल इंडिया का निर्माण हो सकेगा। कैमरा पर्सन विनोद डोलेकर के साथ अंकुर जैन, DD न्यूज, भोपाल। बजट यात्रा में बातचीत करेंगे आज शिक्षा के बारे में, खासकर छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर क्या सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, किस ढंग से जहां शिक्षक विहीन विद्यालय हैं वहां भी विज्ञान, भौतिकी, गणित, केमिस्ट्री इनकी शिक्षा कैसी दी जा रही। आप कौन सा विषय पढ़ाती हैं? सर मेरा सब्जेक्ट बायो है, मैं बायो की लेक्चरर हूँ। लेकिन यहाँ तो केमिस्ट्री की पढ़ाई हो रही है। जब से वीडियो लेक्चर आया तो वो यूट्यूब में भी है,
मैं खुद वहाँ देख लेती हूँ या स्कूल में ही खाली समय में देख लेती हूँ, फिर उसको बच्चों को समझाती हूँ कि उसको केमिस्ट्री के टीचर कैसे समझाते हैं। प्लस बच्चे भी यहाँ पे देखते ही हैं। बायोलॉजी ले रखा आपने? जी सर। तो यहाँ तो टीचर्स हैं नहीं, पढ़ाई में समस्या आती होगी? जी सर, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता है। मैडम सबको समझाती है अच्छा से, और वीडियो लेक्चर जब से आए तब से और भी आसान हो गया पढ़ाई में। प्रज्ञा वीडियो लेक्चर्स को हमने अपने टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट किया, और जब वो सब्जेक्ट्स होते थे, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी जब फिजिक्स या केमिस्ट्री का पीरियड हुआ करता था तो वहाँ पे कंसर्न टीचर यानी मैथ्स वाली टीचर या बायो की टीचर वहाँ पे होती थी। हमारे वीडियो लेक्चर्स चलते थे, बीच बीच में सब्जेक्ट टीचर को लगता था कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को देना है, तो वहाँ पे पॉज करके बच्चों के डाउट्स क्लियर किए जाते थे। उत्तर बस्तर कांकेर की कलेक्टर श्रीमती शम्मी आब्दी, हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ जो स्कूल्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे विज्ञान के शिक्षक हैं, अंग्रेजी के बहुत शिक्षक हैं, उनके ज्ञान को हम इन बच्चों तक किस प्रकार से पहुँचा सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। हमारा पहला सवाल, देश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बजट में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए? डॉक्टर गौरव। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि पहले तो बजट में ये प्रावधान होना चाहिए कि टीचर्स के जो ट्रेनिंग पे स्पेसिफिक फंड होना चाहिए। दूसरा कि एनरोलमेंट पे प्योरली फोकस नहीं होना चाहिए, शिक्षा क्या दी जा रही है इस पे फोकस होना चाहिए। और तीसरा, हायर एजुकेशन में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए फंड होना चाहिए। आइए देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है रैपिड फायर राउंड। सवाल नंबर 2, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? डॉक्टर रागी। देखिए, ये दोनों सवाल एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इन्होंने अभी आंसर भी किया है। जितने भी रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, इस देश में ट्रेनिंग सेंटर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। हायर एजुकेशन पोर्टल में भी जो शिक्षकों की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा कदा होता है, 6 महीने पे होता है। उनको हमेशा अपडेट करने की आवश्यकता है, उनको ट्रेन करने की आवश्यकता है। इसके लिए जितने सेंटर्स खोला जा सकता है वो हमें एकेडमिक सेंटर्स। आइए देखते हैं कि अगला सवाल क्या है हमारा इस राउंड में। शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण को कैसे बढ़ावा दिया जाए? डॉक्टर गौरव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज। अच्छा, आज कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के साथ मिलकर सिलेबस बना ही नहीं रही है। मैं टॉप लाइन के इंस्टीट्यूट्स की भी बात कर रहा हूं। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण जब भी हो सकता है जब एकेडमिया को यह पता हो कि इंडस्ट्री की उससे क्या एक्सपेक्टेशन। वो काम जो है वो सेक्टर स्किल काउंसिल्स में अब शायद शुरू होने लगा है। आइए देखते हैं जो हमने सवाल आपसे किया था उसका जवाब है क्या। हमने आपसे सवाल किया था कि किस साल का बजट ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है और क्यों? आइए देखते हैं इसका जवाब। तो जवाब है 1973-74। इस साल देश को 550 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा हुआ था। हालांकि वित्तीय घाटे का जो अब एक तरह से आंकड़ा है वो काफी बड़ा हो चुका है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही है, तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। कल हम बात करेंगे टैक्सेशन की, तो 7:30 बजे ये कार्यक्रम देखना मत भूलिए, क्योंकि ये आपका बजट है, हमारा बजट है, ये देश का बजट है, सबका बजट है। नमस्कार।